आज हम एनसीईआरटी का जो हिंदी का बुक है आरोहण भाग 2, इसकी आज अध्याय 2 जो आलोक धनवा द्वारा लिखी गई है पतंग कविता के अर्थ और व्याख्या को हम समझेंगे। पहले लेखक का परिचय, जो अपने जीवन में उन्होंने क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे उनका जीवन रहा है, इस अर्थों में हम देखेंगे और समझेंगे। आलोक धनवा का जन्म 1948 ईस्वी के मुंगेर में हुआ था, क्योंकि आप यहाँ इस लाइन में देख सकते हैं। मैं इसको और थोड़ा मोटा कर देता हूँ। प्रमुख रचनाएं जो इनकी हैं, पहली कविता है इसमें जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्ध हैं। दुनिया रोज बनाती है, एकमात्र संग्रह है इनका ये, दुनिया रोज बनती है। प्रमुख सम्मान है राहुल सम्मान, जो इनको पुरस्कृत किया गया है। ये जो सम्मान है वो पुरस्कृत में आता है। ये क्या क्या इनको पुरस्कार मिल चुका है: राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान आदि। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपना लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ ही नहीं है। बाकी इसके जो भी नीचे ब्यौरे दिए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। अब हम सीधा पाठ पे आते हैं, जो कि इस 12th क्लास में पतंग कविता है। आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह है ये कविता संग्रह। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, यानी कि इसके जो 3 भाग हैं वो हम तीसरे भाग जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है उसको पढ़ेंगे, को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाओं एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उमड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक होने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उसके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उसके साथ हैं? ये भादो एक महीने का नाम है यहाँ पे, जो ये भादो है जो कि शरद के बाद आता है, उसकी व्याख्या की गई है। अब हम कविता की पंक्ति पे आते हैं। कविता है पतंग। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बजाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से
बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। यहाँ पे कवि मुख्य रूप से शरद के आगमन और इस मौसम में बच्चों द्वारा पतंग उड़ाने के उल्लास को दर्शाती है। कवि ने प्रकृति परिवर्तनों और बच्चों की मासूमियत के बीच एक सुंदर संबंध स्थापित किया है। कविता की शुरुआत शरद स्वागत से होती है। भादों का महीना बीत चुका है और अब शरद ऋतु आ गई है। शरद ऋतु का आगमन एक साफ सुथरे धुले सवेरे के साथ होती है, जिसे कवि ने खरगोश की आंखों जैसा लाल बताया है। जो शरद का जो महीना होता है वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है और बिल्कुल सुबह की पहली किरण जो निकलती है बिल्कुल लालिमा लिए निकलती है। वही लेखक कहता है कि खरगोश की आंखों की तरह ये लाल रोशनी लिए हुए निकलती है। हवा साफ हो गई है, धूप खिली है और मौसम पतंग उड़ाने के लिए एकदम अनुकूल है, क्योंकि पतंग सुबह के टाइम में ही ज़्यादा लोग उड़ाना पसंद करते हैं। उस अर्थ में यहाँ पे बताया गया है। प्रकृति के इस बदलाव के साथ ही बच्चों का उत्साह भी जाग उठता है। वे अपनी नई रंगीन पतंगों और मांझे के साथ घर से बाहर निकल पड़ते हैं। कवि ने बच्चों की इस टोली का वर्णन चमकीले इशारों से बुलाते हुए किया है, जो उनके उत्साह और खुशी को दर्शाता है। वे पतंगों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। कि शुरू हो सके चींटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसूद का यहाँ अर्थ है कि बिना होश के, यानी कि वो किसी भी प्रकार का कोई मन में बगैर उस मतलब चिंता के दौड़े जा रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं पतंग उड़ाने के लिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है। मृदंग एक यंत्र के रूप में है यहाँ पे बताया हुआ। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वे। यहाँ पर पेग भरने का अर्थ है कि जैसे झूले को हम आगे पीछे झुलाते हैं तो उसमें जो एक स्पीड होता है कि बहुत आगे जाता है बहुत पीछे आता है, उसी मानवीकरण के रूप में यहाँ पे लेखक ने इसको किया है, रचा है कि जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, मतलब आगे दौड़ते हुए चले जाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों यानी कि रंध्र का अर्थ होता है ले तो इसको हम छेद के रूप में देखते हैं। जैसे पतंग में ऐसे पतंग बना होता है तो उसमें जो छेद होती हैं उनके सहारे वे उड़ते रहते हैं, इस अर्थ में लिया गया है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब वे और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास।
अर्थ समझते हैं आगे। प्रकृति के हमने पहले संज्ञा का अर्थ समझ लिया था, यहाँ तक का अर्थ हमने देख लिया था इस पाठ का। अब इसके नीचे का हम देखते हैं। प्रकृति के इस बदलाव के साथ ही बच्चों का उत्साह भी जग उठता है। वे अपनी नई रंगीन पतंगों और मांझे के साथ घर से बाहर निकल पड़ते हैं। कवि ने बच्चों की इस टोली का वर्णन चमकीले इशारों से बुलाते हुए किया है, जो उन्हें उत्साह और खुशी को दर्शाता है। वे पतंगों की आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। बच्चे इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें आसपास की किसी चीज का ध्यान नहीं रहता। वे छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं। कवि का कहना है कि वे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। कपास का अर्थ है कोमलता और हल्कापन, जिसका अर्थ है कि वे निष्पादन और ऊर्जा से भरे हुए हैं। छतों की कठोरता भी उनके लिए नरम हो जाती है। वे हर दिशा को मृदंग की तरह बजाते हुए खुशी से झूमते हुए चलते हैं। उनके पैरों में एक ऐसी बेचैनी है कि मानो पूरी पृथ्वी उनके पास घूमती हुई आ रही है। पतंग उड़ाते समय बच्चे अक्सर छतों के खतरनाक किनारों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान केवल अपनी ऊंची उड़ती हुई पतंग पर होता है। कवि का कहना है कि उस समय केवल उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, यानी कि जो पतंग उड़ाने वाले जो लोग होते हैं उनका जो शरीर होता है वही उन्हें बचाता है, गिरने से बचा सकता है। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां और उनकी धड़कनें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और वे पतंग के साथ साथ खुद भी उड़ रहे होते हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों यानी कि शरीर के छिद्रों के सहारे। लेकिन अगर वे कभी गिरते भी हैं और बच जाते हैं तो उनका साहस और भी बढ़ जाता है। वे फिर निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। गिरने का डर उन्हें रोक नहीं पाता, बल्कि वे और भी हिम्मत के साथ अगली बार पतंग उड़ाने के लिए तैयार होते हैं। यह उनके जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और कभी हार न मानने की भावना दर्शाता है। अगर हम संक्षेप में देखें तो ये कविता शरद ऋतु के सौंदर्य और बच्चों के उल्लास का एक अद्भुत संगम है। यह बच्चों की निडरता, मासूमियत और जीवन के प्रति उनके उत्साह को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। पतंग केवल एक खेल नहीं, बल्कि यह बच्चों के सपनों की आकांक्षाओं और उनके